जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। ज्योति क्लासेस में आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की मॉर्निंग की क्लास की तरफ। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और देखते हैं आज के दिन क्या कुछ हम करने वाले हैं खास। तो आज फ्रेंड्स हम करेंगे परिवार के कार्य अर्थात फंक्शंस ऑफ फैमिली। आज का हमारा टॉपिक है, जिसमें हम परिवार के बारे में पढ़ रहे हैं और परिवार के बारे में हमने बहुत कुछ जाना, जैसे कि परिवार का अर्थ, परिवार की परिभाषाएं, विभिन्न विद्वानों के अनुसार कि उनका क्या मत है, वो परिवार को किस तरीके से देखते हैं। परिभाषाएं देखी हमने, परिवार की विशेषताएं देखी। हाँ, तो ये सारी चीजें हमने की और साथ ही साथ इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस भी हमने किया है। आई होप आपने हमारी जितनी भी क्लासेस होंगी परिवार से रिलेटेड उनको आपने देख लिया होगा। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, होम मैनेजमेंट की नाम से प्लेलिस्ट है, आपको उसके अंतर्गत ये परिवार मिल जाएगा। जी हाँ, उसमें हमने जो है ये सारी प्लेलिस्ट है, होम मैनेजमेंट का जो हमारा प्लेलिस्ट है उसके अंतर्गत हमने इसको डाल रखा है। आप जा करके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं परिवार से रिलेटेड। तो देखते हैं आज की क्लास। और प्रीवियस क्लास फ्रेंड्स हमने किया था परिवार की विशेषता से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस। जो हमारी परिवार की विशेषता हमने पढ़ी थी यस्टरडे मॉर्निंग की क्लास में, कवर किया था हमने। वही इवनिंग में हमने उसी से रिलेटेड 15 एमसीक्यूज क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस की थी। तो आई होप आपने उस क्लास को भी देख लिया होगा। अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं परिवार के कार्य अर्थात फंक्शंस ऑफ फैमिली। तो पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल परिचय देखते हैं। कई बार हमने पढ़ भी रखा है, फिर भी जितनी बार रिवीजन करें उतना ही अच्छा है। तो देखते हैं, परिवार समाज की सबसे छोटी और सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। ये हमने कई बार डिस्कस कर लिया। हर परिवार अपने सदस्यों के सुख, सुरक्षा, विकास और संस्कार के लिए अनेक कार्य करता है। माता पिता दिन रात बच्चों की भलाई के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं। एलिसियो मर्डॉक के अनुसार ये क्या कहते हैं परिवार को? ये कहते हैं हर संस्था के अनेक कार्य होते हैं और परिवार शायद सबसे बहुकार्यशील संस्था है। ये किसका मत है? ये है एलिस एवं मॉर्डॉक का। ठीक है, तो ये हमने देखा। अब देखते हैं, परिवार न केवल जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, बल्कि मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्य भी करता है। तो ये तो हमने एक छोटी सी डेफिनेशन फिर से देख लिया परिवार के बारे में। अब देखते हैं परिवार के मुख्य कार्य है क्या, मेन फंक्शंस ऑफ फैमिली। तो पहले तो कार्य देखते हैं, फिर उनके उपकार अर्थात सब टास्क देखते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। परिवार का पहला कार्य क्या है? जैविक कार्य। इसके अंतर्गत यौन इच्छाओं की पूर्ति, संतानोत्पत्ति और बच्चों का पालन पोषण आता है। दूसरा कार्य है शारीरिक कार्य, सुरक्षा। इसके अंतर्गत भोजन, वस्त्र, आवास, सुख सुविधाएं आती हैं। तीसरा कार्य है मनोवैज्ञानिक कार्य। ध्यान दीजिएगा, तीसरा जो कार्य है क्या है? मनोवैज्ञानिक कार्य। इसके अंतर्गत प्रेम, स्नेह देना, मानसिक सुरक्षा प्रदान करना इत्यादि आते हैं। किसके अंतर्गत? मनोवैज्ञानिक कार्य के अंतर्गत। नंबर 4 है आर्थिक कार्य। तो आर्थिक कार्य, श्रम विभाजन, उत्पादन, बचत व निवेश, उत्तराधिकार इसके अंतर्गत आते हैं। ये इसके सब टाइटल्स हैं, ध्यान दीजिएगा। ये जो हम कार्य पढ़ रहे हैं ना, ये जैसे कि आर्थिक कार्य, ये क्या है? ये कार्य है परिवार का। और उत्पादन, बचत व निवेश, उत्तराधिकार, ये क्या है? ये इनके जो है सब कार्य हैं। ठीक है, तो ये आप इन चीजों को ध्यान दीजिएगा, जिसको हम कहते हैं सब टास्क। पांचवा जो कार्य है सामाजिक कार्य अर्थात सामाजिकरण, सामाजिक स्थिति निर्धारण, सामाजिक नियंत्रण, विवाह में सहायता। सामाजिक कार्य के अंतर्गत परिवार कौन कौन से कार्य करता है? सामाजिकरण, सामाजिक स्थिति का निर्धारण करता है, सामाजिक नियंत्रण, विवाह में सहायता। नंबर 6 है धार्मिक कार्य। धार्मिक कार्य के अंतर्गत क्या होता है? तो पूजा पाठ हम करते हैं, उपासना करते हैं, अपने धर्म का पालन करते हैं। तो ये क्या है इनके धार्मिक कार्य? ये तो आपका कार्य हो गया। और पूजा पाठ, उपासना, धर्म पालन, ये क्या है? ये आपके सब टास्क। यहाँ तक बात क्लियर है। नंबर 7 है राजनीतिक कार्य। राजनीतिक कार्य के अंतर्गत कौन से कार्य आते हैं? तो अनुशासन, नेतृत्व, निर्णय क्षमता। तो ये जो है राजनीतिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। नंबर 8 है सांस्कृतिक कार्य। सांस्कृतिक कार्य के अंतर्गत कौन कौन से कार्य परिवार करता है? तो पर अपनी परंपराओं
को निभाता है, अपनी संस्कृति को फॉलो करता है, भाषा व कला का हस्तांतरण करता है। नंबर 9th है मनोरंजनात्मक कार्य। इसमें क्या होता है, परिवार में हंसी मजाक, खेल, विश्राम, मतलब मानसिक फ्रेशनेस, ये सारी चीजें मनोरंजनात्मक कार्य के अंतर्गत परिवार करता है। और नंबर 10th है शैक्षिक कार्य। शैक्षिक कार्य के अंतर्गत परिवार क्या कहता है, बच्चों को बिहेवियर सिखाता है, उनमें भाषा, नैतिकता और संस्कार डेवलप करता है। तो ये तो हमने देख लिए परिवार के 10 कार्य और उनके सब टास्क। आई होप ये आपको समझ में आए होंगे। अभी जो हमने ये देखे ना परिवार के कार्य और उनके सब टास्क, तो इनको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं जिससे चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। तो जैसे हमने पहला कार्य देखा जैविक कार्य अर्थात बायोलॉजिकल फंक्शन। इसके अंतर्गत यौन इच्छाओं की पूर्ति अर्थात फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। इसमें क्या होता है, विवाह द्वारा पुरुष स्त्री अपनी प्राकृतिक इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। यह संबंध समाज में मर्यादा और पवित्रता लाता है। उदाहरण से समझते हैं, विवाह के बाद पति पत्नी का संबंध नैतिक एवं वैधानिक बन जाता है। तो ये तो आपने देखा जैविक कार्य के अंतर्गत जो है परिवार क्या करता है। ठीक है। नंबर 2 है संतानोत्पत्ति और पालन पोषण। ध्यान दीजिएगा जैविक कार्य के अंतर्गत ही पहला आपका यौन इच्छाओं की पूर्ति और दूसरा संतानोत्पत्ति और पालन पोषण इसी के अंतर्गत आएगा। ये इसकी दो उपक्रियाएं हैं, किसकी, जैविक कार्य की। ठीक है। संतानोत्पत्ति और पालन पोषण अर्थात प्रोक्रिएशन पेरेंटिंग, इसके अंतर्गत क्या होता है, परिवार नई पीढ़ी को जन्म देकर मानव जाति को बनाए रखता है। यानी कि संतानोत्पत्ति के अंतर्गत बच्चे होते हैं, वह जन्म लेते हैं, तो इससे क्या होता है कि परिवार नई पीढ़ी को जन्म देकर मानव जाति को बनाए रखता है। माता पिता बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कार का ध्यान रखते हैं अर्थात उनको शिक्षा देते हैं, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं और उनको संस्कार भी प्रदान कराते हैं। उदाहरण से समझते हैं, परिवार के सहयोग से ही बच्चा बड़ा होकर जिम्मेदार नागरिक बनता है। तो ये तो हमने देखा क्या, जैविक कार्य के दो उपकार्य। ध्यान दीजिएगा जैविक कार्य के दो उपकार कौन कौन से, यौन इच्छाओं की पूर्ति। यौन इच्छाओं की पूर्ति के अंतर्गत क्या होता है, विवाह द्वारा पुरुष स्त्री अपनी प्राकृतिक इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। तो ये जो है पहला हो गया। दूसरा जो उपकार है संतानोत्पत्ति और पालन पोषण अर्थात प्रोक्रिएशन ऑफ पेरेंटिंग। इसके अंतर्गत क्या होता है, ये भी हमने देख लिया कि परिवार के सहयोग से ही बच्चा बड़ा होकर जिम्मेदार नागरिक बनता है। तो ये हमने दो उपकार्य देखे, किसके, जैविक कार्य के। ठीक है। दूसरा जो कार्य है शारीरिक कार्य, इसकी भी दो उपक्रियाएं हैं अर्थात फिजिकल फंक्शन। इनके भी दो सब टास्क हैं, कौन कौन से, पहला शारीरिक सुरक्षा, दूसरा भोजन वस्त्र आवास की व्यवस्था। जो अभी हमने पढ़ा था ऊपर, बस उसको थोड़ा डिटेल में आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ, एज इट इज वही है। तो शारीरिक कार्य के दो कार्य कौन कौन से हैं, शारीरिक सुरक्षा है और दूसरा भोजन वस्त्र आवास की व्यवस्था। शारीरिक सुरक्षा से क्या तात्पर्य है, परिवार व्यक्ति को रोग, अपराध या अकेलेपन से सुरक्षा देता है। तो ये क्या हो गई, शारीरिक सुरक्षा अर्थात फिजिकल सिक्योरिटी। दूसरा भोजन वस्त्र आवास की व्यवस्था से क्या तात्पर्य है, अर्थात भोजन वस्त्र आवास बोलते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान, ये क्या है, बेसिक नीड्स हैं। तो इसमें क्या होता है, परिवार सभी को खाने पीने कपड़े पहनने और रहने की सुरक्षित स्थान देता है। ठीक। और दूसरा जो है हमारा सुख सुविधाएं प्रदान करना, दूसरा सब टास्क है किसका, शारीरिक कार्य का। ठीक। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, परिवार अपने सामर्थ्य अनुसार फर्नीचर, बिजली, टीवी आदि सुविधाएं उपलब्ध करता है। यानी कि जो उसकी जितनी सामर्थ्य होती है, हर परिवार अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने परिवार को जो है जितनी भी सुख सुविधाएं भौतिक चीजें होती है उनको प्रोवाइड कराता है। उदाहरण से समझते हैं, माता अपने बच्चे को गर्म कपड़े पहनाती है, पिता घर में सुरक्षा की व्यवस्था करता है। तीसरा जो कार्य है मनोवैज्ञानिक कार्य अर्थात फिजियोलॉजिकल फंक्शन। इसके भी दो उपकार्य हैं, कौन से, पहला प्रेम और स्नेह देना अर्थात टू गिव लव एंड अफेक्शन और दूसरा उपकार्य क्या है, मानसिक सुरक्षा प्रदान करना अर्थात इंश्योरिंग मेंटल सेफ्टी। तो देखते हैं पहला प्रेम और स्नेह देने से मीनिंग क्या है, आप सभी जानते हैं, परिवार बच्चों को आत्मीयता, प्यार और अपनापन देता है। और मानसिक सुरक्षा के
अंतर्गत क्या होता है, परिवार व्यक्ति को मानसिक राहत और सहारा देता है, ठीक है, मेंटली मतलब उसको सही रखता है, कोई प्रॉब्लम ना हो पाए। परिवार एक ऐसा मानसिक विश्राम गृह है जहां व्यक्ति तनाव से मुक्त रहता है। उदाहरण से समझते हैं, बच्चा स्कूल में डांट खाने के बाद घर आकर माँ की गोद में सुकून महसूस करता है। ये क्या होता है, इससे परिवार, उसकी माँ उस बच्चे को क्या कर रही है, मानसिक सुरक्षा प्रदान कर रही है, अर्थात इंश्योरिंग मेंटल सेफ्टी अपने बच्चे को वो दे रही है। तो ये समझ में आ गया। चौथा जो कार्य है, आर्थिक कार्य अर्थात इकोनॉमिक फंक्शंस, इसके भी दो उपकार्य हैं, ध्यान दीजिएगा। जितने हम परिवार के कार्य पढ़ रहे हैं ना, सबके दो उपकार्य हैं। पहला है श्रम विभाजन अर्थात डिवीजन ऑफ लेबर, और दूसरा जो उपकार्य है आर्थिक कार्य का क्या है, उत्पादक इकाई अर्थात प्रोडक्टिव यूनिट। तो श्रम विभाजन से तात्पर्य क्या है कि घर के हर सदस्य की कोई ना कोई जिम्मेदारी होती है। भाई जितने भी लोग रहते हैं सबका अपना अपना काम होता है। पुरुष आमदनी करता है यानी कि पैसे कमाता है, महिला घर संभालती है, बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो ये क्या हो गया, डिवीजन ऑफ लेबर। दूसरा उत्पादक इकाई अर्थात प्रोडक्टिव यूनिट से क्या तात्पर्य है, पहले परिवार ही वस्तुएं बनाते थे, जैसे बुनाई, खेती, सिलाई, बुनाई थी, ठीक है। पहले के समय में आप देखिए हर चीज, जैसे अभी आज की डेट में हम स्वेटर हो गया है, कपड़े हो गए, घर बाहर से लेकर के आते हैं। तो पहले क्या था, घर पे ही जो है सिलाई करके महिला मतलब माताएं अपना जो है कपड़ा सिलती थी, कोई स्वयं का कपड़ा खुद बनाती थी, अपने बच्चों का बनाती थी, बुनाई करती थी हैं, और साथ ही साथ जो है खेती में भी जो है हेल्प एक दूसरे को करते थे। तो वही जो है इन्होंने बताया है। प्रोडक्टिव यूनिट का मीनिंग क्या है कि पहले परिवार ही वस्तुएं बनाते थे, जैसे बुनाई, खेती, सिलाई, बुनाई इत्यादि। उदाहरण समझते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं अचार, पापड़, बुनाई आदि कार्य घर पर ही करती है, आज भी ये कार्य करती है, लेकिन पहले के समय में मतलब मैक्सिमम लोग करते थे, मैं मैक्सिमम अपने घर पे ही सारा कार्य करते थे। अभी तो इस भागती दौड़ती लाइफ में जो है किसी के पास टाइम नहीं है, और टाइम भी है जिनके पास तो धीरे धीरे लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया। उसका रीजन ये है कि सब कुछ बनी बनाई चीजें मार्केट में मिल जाती है। तो ये हमने देखा दूसरा क्या, उत्पादक इकाई अर्थात प्रोडक्टिव यूनिट। तीसरा जो है बचत व निवेश का प्रबंध, ये भी जो है क्या, ये भी उपकार है अर्थात फाइनेंशियल प्लानिंग। तो इसमें क्या होता है, परिवार भविष्य की जरूरतों के लिए धन बचाता है और निवेश करता है। नंबर 4 है उत्तराधिकार का निर्धारण अर्थात डिटर्मिनेशन ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसमें क्या होता है, परिवार संपत्ति के अधिकार और उत्तराधिकार तय करता है। उदाहरण से समझते हैं, माता पिता की संपत्ति उनके बच्चों में बांटी जाती है। तो ये हमने टोटल कितने उपकार्य देखे, ये हमने टोटल 4 उपकार्य देखे। किसके, ध्यान दीजिएगा, आर्थिक कार्य के अर्थात इकोनॉमिक फंक्शंस के 4 उपकार देखे। पहला श्रम विभाजन, जिसमें घर के हर सदस्य की कोई ना कोई जिम्मेदारी होती है। दूसरा उत्पादक इकाई अर्थात प्रोडक्टिव यूनिट। तीसरा बचत व निवेश का प्रबंध। चौथा जो है उत्तराधिकार का निर्धारण अर्थात डिटर्मिनेशन ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर है। पांचवा जो कार्य है सामाजिक कार्य अर्थात सोशल फंक्शन। इसके अंतर्गत परिवार समाज का मूल आधार है, यह व्यक्ति को समाज में जीना सिखाता है। और इसके उपकार्य देख लेते हैं, तो इसका उपकार्य है क्या, सामाजिकरण, और दूसरा सामाजिक स्थिति निर्धारण। तो सामाजिकरण अर्थात सोशलाइजेशन आप सभी जानते हैं। तो बच्चा परिवार में रहकर बोलना, व्यवहार करना, अच्छे बुरे का ज्ञान सीखता है। उदाहरण, तो माँ बच्चे को नमस्ते, धन्यवाद, अनुशासन आदि मतलब जो भी औपचारिक क्रियाएं होती है वो बच्चे को सिखाती है, जिससे बच्चा क्या होता है, समाज में अपने आप को ढाल पाता है। ठीक है, तो ये हमने देखा सामाजिक कार्य के अंतर्गत पहला उपकार्य क्या है, सामाजिकरण अर्थात सोशलाइजेशन। दूसरा है सामाजिक स्थिति निर्धारण करना अर्थात सोशल स्टेटस डिटर्मिनेशन। इसमें क्या होता है, परिवार व्यक्ति की सामाजिक पहचान तय करता है, जाति, वर्ग, प्रतिष्ठा इत्यादि। भाई सामाजिक पहचान क्या है भाई, कि वो किस जाति का है, किस वर्ग का है, उसकी इमेज क्या है। तो ये सामाजिक स्थिति का निर्धारण होता है एक बच्चे का जब वो जन्म लेता है। तीसरा जो उपकार है सामाजिक नियंत्रण अर्थात सोशल कंट्रोल। इसके अंतर्गत परिवार बच्चों में नैतिकता,
अनुशासन और संस्कार पैदा करता है। नंबर 4 है मानव सभ्यता का हस्तांतरण अर्थात ट्रांसफर ऑफ ह्यूमन कल्चर। इसके अंतर्गत क्या होता है, परिवार ही संस्कृति, परंपरा, भाषा और मूल्य अगली पीढ़ी तक पहुंचाता है। तो ये जो क्या हो गया, मानव सभ्यता का हस्तांतरण, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है मानव सभ्यता वो ट्रांसफर करता है। पांचवा जो उपकार है, शादी विवाह में मदद अर्थात वेडिंग सपोर्ट, परिवार विवाह की योजना, आयोजन और मार्गदर्शन करता है। ठीक है, तो ये हमने देखे टोटल 5 उपकार किसके, सामाजिक कार्य के अर्थात सोशल फंक्शन के। कौन कौन से उपकार देखे, सामाजिकरण पर पहला सोशलाइजेशन, दूसरा सामाजिक स्थिति निर्धारण अर्थात सोशल स्टेटस डिटर्मिनेशन, तीसरा उपकार्य है सामाजिक नियंत्रण अर्थात सोशल कंट्रोल, नंबर 4 है मानव सभ्यता का हस्तांतरण इट मीन्स ट्रांसफर ऑफ ह्यूमन कल्चर, नंबर 5 शादी विवाह में मदद अर्थात वेडिंग सपोर्ट। ये हमने टोटल जो है 5 सब टास्क देखे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नंबर 6 जो कार्य है धार्मिक कार्य अर्थात रिलीजियस फंक्शन। तो रिलीजियस फंक्शन इसमें क्या होता है, परिवार धर्म, पूजा पाठ और धार्मिक संस्कारों का पालन करता है। उदाहरण से समझते हैं, दिवाली या ईद पर पूरा परिवार मिलजुल कर कार्य करता है। दिवाली, होली, ईद है, दशहरा, कुछ भी हो, तो इसमें क्या होता है कि लोग मिलजुल कर एक साथ कार्य करते हैं। नंबर 7 है राजनीतिक कार्य अर्थात पॉलिटिकल फंक्शंस। इसके अंतर्गत क्या होता है, परिवार व्यक्ति में अनुशासन, आज्ञाकारिता और निर्णय क्षमता का विकास करता है। उदाहरण से पिता घर का मुखिया होता है, उसके निर्णय सभी लोग मानते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि पिता ही घर का मुखिया हो, माता भी होती है। अभी तो मतलब चीजें चेंज हो गई हैं, बट एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको मैं समझा रही हूँ। नंबर 8 जो कार्य है सांस्कृतिक कार्य अर्थात कल्चरल फंक्शन। इसमें क्या होता है, परिवार ही संस्कृति, रीति रिवाज, भाषा, परंपरा, कला और त्योहारों का संवाहक है। उदाहरण समझते हैं, बच्चे परिवार से त्योहार मनाने, बड़ों का सम्मान करने के संस्कार सीखते हैं। नंबर 9 है मनोरंजनात्मक कार्य अर्थात रिक्रिएशनल फंक्शंस। इसमें क्या होता है, परिवार अपने सदस्यों को खुशी और आराम देता है। उदाहरण से देखते हैं कि परिवार के साथ पिकनिक, टीवी देखना या बातचीत करना मानसिक शांति प्रदान करता है। नंबर 10 तो जो कार्य है शैक्षिक कार्य अर्थात एजुकेशनल फंक्शन। तो परिवार बच्चों का पहला विद्यालय, जैसे हमने पढ़ा कि परिवार बच्चे की पहली पाठशाला होती है। वह बोलना, पहनना, खाना, कपड़े पहनना, खाना खाना, नैतिकता और व्यवहार घर से ही सीखता है। एज एग्जाम्पल समझते हैं, माता पिता बच्चों को सच्चाई, मेहनत और दया का पाठ सिखाती है। इसीलिए कहा जाता है कि माँ सबसे अच्छी अध्यापिका होती है। कौन कहते हैं, जॉर्ज हर्बर्ट का ये स्टेटमेंट है। क्या बोला इन्होंने कि माँ सबसे अच्छी अध्यापिका अपने बच्चों की होती है। ठीक, तो ये हमने फ्रेंड्स कवर किया परिवार के कार्य। क्लास थोड़ी बड़ी हो गई, बट इसमें पूरा जितने भी परिवार के कार्य हैं, चाहे आप किसी भी क्लास मतलब 11th 12th किसी क्लास में पढ़ते हैं या फिर टीजीटी, पीजीटी, एलटी किसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये मतलब पूरा डिटेल में मैंने बताया। इसी वजह से ये क्लास आपकी थोड़ी सी बड़ी हुई। परिवार के कार्य एक नजर में देख लेते हैं, तो जैविक कार्य जैसे हमने देखा, यूनिक शौक की पूर्ति, संतानोत्पत्ति, शारीरिक कार्य, सुरक्षा है के अंतर्गत क्या आता है, भोजन, वस्त्र, आवास, सुख सुविधाएं। मनोवैज्ञानिक कार्य के अंतर्गत क्या होता है, प्रेम और स्नेह देना, मानसिक सुरक्षा। आर्थिक कार्य के अंतर्गत श्रम विभाजन, उत्पादक इकाई, बचत, निवेश, उत्तराधिकार। सामाजिक कार्य, इसके सब टाइटल्स क्या है, समाजीकरण, सामाजिक स्थिति नियंत्रण, विवाह सहायता। धार्मिक कार्य, पूजा पाठ, धार्मिक संस्कार। ये आप देख लीजिए, आप चाहें तो इसके जो है स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हैं। तो ये हमने टोटल पढ़ा क्या, परिवार के कार्य। आप चाहें तो इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस पूरे का कंक्लूजन क्या निकलता है कि परिवार मानव जीवन की सबसे बुनियादी संस्था है। यह जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति को हर स्तर पर सहायता, शिक्षा, सुरक्षा और प्रेम प्रदान करती है। कोई भी संस्था परिवार की समाजशास्त्री महत्व से बढ़कर नहीं हो सकती। ठीक है, ये कौन कहते हैं, मैकैबर एवं पेज का ये स्टेटमेंट है। ये कहते हैं कि कोई भी संस्था
परिवार की समाजशास्त्रीय महत्व से बढ़कर नहीं हो सकती। तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास कंप्लीट होती है। आई होप जितने भी हमने फंक्शंस देखे परिवार के, वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इनको डिटेल में देखिएगा, ठीक है? जिससे कि आपको जो, और देखिए बहुत मैंने बुक में तो बहुत बड़ा-बड़ा लिखा है, बट इसको मैं इसीलिए पहले आपको बुक से पढ़ाती थी, इसीलिए अभी जो है मैंने थोड़ा-सा चेंज किया है फॉर्मेट, कि आप बुक में बहुत एक्सप्लेन करके दे देते हैं और वो पढ़ने में थोड़ा बोरिंग भी लगता है और चीज़ें समझ में नहीं आती। तो वर्ड टू वर्ड चीज़ें मैंने आपको समझाई है। बताइएगा क्लास कैसी लगी, फीडबैक अवश्य दीजिएगा, जो भी हो जैसा, और बताइएगा, ठीक है? तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक-दूसरे की हेल्प करते रहिए, और क्लास पसंद आई तो इसको आगे भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।